तो अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित जितने पॉइंट है वो मैं सारे आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जब पेपर में मिलेगा तो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी केवल उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है, सारी चीजें नहीं लिखनी जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर किसकी बात हुई है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है वो निगमित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख बनाना है और आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित करना है। और कंडीशन क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है किरण आरेख, यहाँ पर इसका किरण आरेख आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो आवर्धन क्षमता है इसका सूत्र आपको तैयार करना है। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक आपसे पूछा सकता है जैसे कि यहां पर दिया गया है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, या फिर हो सकता है ऐसा भी आ सकता था कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे मैं बता दूंगा इसके बारे में, बाकी जो पेपर में पूछा जाएगा फिर आपको केवल वही बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किरण आरेख की बात हुई तो केवल किरण आरेख बनाना है। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का सूत्र वो बताना है जहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की गई हो, ठीक है। बाकी किसी पॉइंट की बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी चीजें मतलब सबसे पहले हम लोग बात करें खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग जो होता है वो दूर स्थित आकाशीय पिंड जैसे कि चंद्रमा, तारे, इन सभी को देखने के लिए आपका खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी बनावट आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बनावट की बात करूं तो इसमें जो है धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं। इस तरह से धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं। एक नली के सिरे पर एक जो है बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, और जो दूसरी नली होती है इस पर छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोला जाता है? अभिदृश्यक लेंस, LO से प्रदर्शित करते हैं। और इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस। और इन दोनों लेंसों के बीच में जो है यहाँ पर एक दंड चक्री व्यवस्था या दंतुर दंड चक्री व्यवस्था होती है। इसके द्वारा जो है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होती है इसकी बनावट। अब बनावट में क्या बता सकते हैं कि इसमें धातु की दो समाक्ष नलियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चौड़ी नली होती है फिर बड़ी नली होती है, उसके एक सिरे पर जो है अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। छोटी नली के एक सिरे पर जो है कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का यहाँ पर अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्री व्यवस्था द्वारा जो है बदला जा सकता है। ये तो हो गई इसकी बनावट की बात कि किस तरह से होती है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा इसकी किरण आरेख की। तो किरण आरेख के लिए आपको कुछ पॉइंट समझ में आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष की। अब मैंने बताया इसमें दो लेंस होते हैं, एक आपका होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस आपका बड़ा होगा, नेत्रिका लेंस आपका छोटा होगा, ठीक है। इसका प्रयोग जो है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। आकाशीय पिंडों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई वस्तु स्थित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जिस वस्तु को देखना रहता है उसी तरफ ये अभिदृश्यक लेंस आपका किया जाता है। तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये समांतर प्रकाशिक किरणें इस प्रकार से आके टकराएंगी। तो एक किरण तो जो है इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से टकराएगी, और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से टकराने वाली किरण सीधे निकल जाती है, ये बिल्कुल विचलित नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल सीधे जाती है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रही हो, बाकी ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण जो है वो इस प्रकार से जाएगी और ये जहां पर मिलेगी यानी कि इस अभिदृश्यक के फोकस पर जो है ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये मिलेंगी, इसी जगह पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका उल्टा बनेगा। इसका हम लोग नाम ले लेते हैं A1 B1 मान लीजिए, ठीक है। वस्तु थी AB, इसका पहला प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा, अब ये प्रतिबिंब आपका इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो यहां से देखिए एक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने वाली किरण हमेशा इस नेत्रिका लेंस के फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी, और दूसरी किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर इनको आप आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे। जहां पर काटेंगे यहीं पर जो है इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको आप चाहे तो A2 B2 नाम दे दीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर नेत्रिका लेंस है, तो अगर आप यहाँ से नेत्र से देखते हैं तो यहाँ से आपको इस नेत्र के द्वारा जो है इसका एक प्रतिबिंब इस जगह पर दिखाई देता है। इस तरह से आपको इसका किरण आरेख बनाना है। मैंने ये एक मॉड्यूल बता दिया आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें आपको पता चल गई यहाँ पर कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर सारे टॉपिक, कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है इसको दोबारा से अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर कि होती क्या है आपकी खगोलीय दूरदर्शी। तो यहां पर आपको बताया गया है कि इसका प्रयोग दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे कि चंद्रमा, तारे आदि को जो है देखने के लिए किया जाता है। बाकी मैंने बनावट की बात की, तो मैंने बनावट आपको बता दी कि इसमें दो नलियां होती हैं, एक में बड़ा द्वारक लगा होता है उत्तल लेंस से एक छोटा। तो वही बताया गया संरचना यानी कि बनावट। इसमें धातु की दो समाक्ष नलियां लगी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब पूछा नहीं गया इस प्रश्न में, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक इससे मिल जाए तो आप उसको पेपर में लिख सकें, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक नली के किनारे पर जो है अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का जो है यहाँ पर एक अवर्णक उत्तल लेंस जो है वो लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस यहाँ पर बोला जाता है। ये जो लेंस है आपका, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। और दूसरी नली के किनारे पर जो है अपेक्षाकृत बहुत कम फोकस दूरी, यानी कि ये जो लेंस लगा हुआ है इसकी फोकस दूरी जो होती है ये बहुत ही कम होती है और ये जो है छोटे द्वारक का होता है। इसका द्वारक जो होता है वो छोटा होता है। ये लेंस लगा होता है, इसे आप अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंतुर दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा जो है वो बदला जा सकता है। तो ये तो हो गई इसकी बनावट की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किरण आरेख की। यही किरण आरेख मैंने अभी आपको बताया था वहां पर, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बना हुआ है सब कुछ। आप इसकी जब पीडीएफ देखेंगे तो वहां से देखकर आपको तैयार करना है। सबसे पहले ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये आपका नेत्रिका लेंस है। जिस वस्तु को देखना रहता है उस तरफ आपको अभिदृश्यक कर देना है। अब यहां से ये दो समांतर किरण देखी आएगी, तो जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी ये किरण बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, कहीं पर विचलित नहीं होगी। जो ये किरण आएगी ये कहां पर मिलेगी? इस अभिदृश्यक के फोकस पर, आप यहां पर देख सकते हैं एफओ पर जो है मिल जाएगी। तो यहीं पर इसका ये पहला प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है ये इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। तो जब वस्तु का कार्य करता है तो इस नेत्रिका लेंस के द्वारा जो दूसरा प्रतिबिंब बना था आपका, वो ये बना था A2B2। अब ये जो प्रतिबिंब बना है, देखिए इस प्रतिबिंब के सापेक्ष तो सीधा है, मतलब जो पहले वाला प्रतिबिंब है उसकी अपेक्षा यहाँ पर ये सीधा बना है, लेकिन बड़ा है और आभासी है। लेकिन अगर वस्तु से तुलना करें तो वस्तु के सापेक्ष ये दोनों प्रतिबिंब आपके कैसे हैं? उल्टे बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका किरण आरेख है। किरण आरेख आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर बता दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप दोबारा से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा देख के। अब इसमें लिखना क्या, जो आपने बनाया सेम टू सेम वैसे लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि जिस खगोलीय पिंड AB को देखना होता है, अभिदृश्यक लेंस को जो है उसी ओर यहाँ पर कर दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया, जिससे अभिदृश्यक द्वारा उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A1B1 अभिदृश्यक के फोकस पर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका अभिदृश्यक था, ये वस्तु AB थी, इसके द्वारा यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बना है ये आपका A1B1 कहां पर बना है? अभिदृश्यक के फोकस पर बना है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। आगे क्या कह रहा है कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यही मैंने आपको बताया कि ये जो प्रतिबिंब बना था आपका यहाँ पर, अब ये वाला प्रतिबिंब जो है आपका इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब वस्तु का कार्य करेगा तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आपका वो A2B2 यहाँ पर जो है बन गया है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर, और जो ये प्रतिबिंब बना है ये भी याद रखिएगा, इसको हमेशा दंड चक्रीय व्यवस्था मैंने बताया था, जिसके द्वारा लेंस के बीच की दूरी को हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो उसके द्वारा जो है इसको हमेशा इस नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर कर लेना है। F' ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके अंदर ये प्रतिबिंब होना चाहिए, तब ये वस्तु का कार्य इसके लिए करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रतिबिंब A1B1 को जो है नेत्रिका के प्रथम फोकस तल के
अंदर कर लेते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर है, और जिससे यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब जो है A2B2 ये आपका एक तो आभासी बनता है, बड़ा होता है, और खगोलीय पिंड के सापेक्ष उल्टा, मतलब जो वस्तु थी उसके सापेक्ष तो उल्टा बना, लेकिन जो पहले वाला प्रतिबिंब था उसके सापेक्ष ये कैसा बनता है, सीधा प्राप्त होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु आपकी ऐसे थी, तो इस वस्तु के सापेक्ष तो ये पहला वाला प्रतिबिंब क्या बना था आपका, उल्टा, दूसरा वाला भी क्या बना, उल्टा, लेकिन जो दूसरा प्रतिबिंब आपका है ये पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष देखेंगे तो हमेशा सीधा माना जाएगा, दोनों की दिशा एक ही है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको बताएंगे। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो अब ध्यान दीजिए, और आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और इसके अलावा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा और वस्तु द्वारा बने यहाँ पर दर्शन कोण की बात हो रही है। चलिए अब इसके लिए आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, इसके लिए जो है आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है जो लास्ट में बना हुआ है सबसे, इसके द्वारा जो दर्शन कोण है यहां पर ये बन रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, बीटा माना गया है, ठीक है। और जो वस्तु द्वारा कोण बनेगा वो कितना माना जाएगा, आपका अल्फा माना जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे बीटा और बट्टे में हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा और वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा हो जाएगा। अब यहां पर यदि अल्फा और बीटा अत्यंत अल्प हों, तो अगर यहां पर अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उस स्थिति में अल्फा लगभग बराबर माना जाता है tan अल्फा के, और जो बीटा होता है ये लगभग बराबर माना जाता है आपका tan बीटा के, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ये हो जाएगा फिर m बराबर बीटा की जगह पर अब आप क्या लिखेंगे, tan बीटा, ये हो जाएगा, बट्टे में आ जाइए, tan बीटा के अलावा अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, tan अल्फा। सबसे पहले तो इतना आपने याद कर लिया। अब देखिए, ये आपसे वहां पर कंडीशन जो दी गई थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कोई भी कंडीशन दी जाए ये तो आपको करना ही है। कंडीशन अभी कैसे लगाना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, अब आपको tan बीटा मिल गया, tan अल्फा मिल गया, अब इनके मान आपको पता करने हैं, तो इसके मान के लिए भी आपको यहाँ पर फिगर देखना है। अब यहाँ पर मान आप ध्यान से देखिए एक एक करके कैसे आप मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका यहां पर ये बनेगा ऐसा, इस जगह पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ई से लेके A1 और ये यानी कि ये प्रतिबिंब और ई के बीच में यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसके बीच का कोण आपको पता है बीटा है। तो वहीं पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ई A1 B1 में, और ये त्रिभुज कैसा है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये आपका ई A1 B1 इतना हो जाएगा। तो जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो अब इस त्रिभुज में अगर आप ये वाला कोण ज्ञात करते हैं यानी कि बीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका tan बीटा बराबर, अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो अगर हम लोग बात करें तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वही लंब कहलाती है। तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि A1 B1 ये आपका बनेगा लंब, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, लंब। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब बनेगा। और इसके बाद बट्टे में क्या मैंने बताया, आधार। आधार क्या होगा, ये भुजा आपकी आधार होगी ई से लेके A1 तक की, ई से लेकर A1 तक की। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, समकोण त्रिभुज A1 और B1 में, यानी कि इस त्रिभुज की बात हो गई। अब सेम चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये तो हम लोगों ने इससे किसका मान निकाल लिया, हम लोगों ने tan बीटा का मान निकाल लिया। यहां पर आ जाइए, इसमें हम लोगों ने जो है tan बीटा आपका ज्ञात कर लिया, लेकिन अब tan बीटा के साथ साथ आपको ये भी पता है कि यहां पर आपको tan अल्फा भी चाहिए। अब tan अल्फा के लिए ध्यान दीजिए,
tan अल्फा के लिए आप इस तरफ आ जाइए और इसमें देखिए यहां पर आपको एक त्रिभुज और दिखेगा, ये वाला, ये आपका O से लेकर यही जो प्रतिबिंब बना था A1 B1, ये इधर का कोण अल्फा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये अल्फा, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा? अल्फा। तो अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, तो इस त्रिभुज को आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज O A1 B1, O A1 B1 में। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें देखिए अब की बार इससे आप निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा बराबर, अब सूत्र आपको पता है कि लंब बटे आधार, और आपको मैंने बताया कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो ये भुजा लंब होगी यानी कि A1 B1, यहां पर जो है A1 B1 ये हो जाएगा लंब। आधार क्या होगा? इस बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी ये बनेगी आधार, तो यहां पर हो जाएगा O A1, ये हो जाएगा आधार। देखिए ये आपको फिगर से ही समझना है, तो ये ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज के सारे नियम आपको पता होने चाहिए। बाकी डिटेल में पहले सबको बता रखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आपको पूरा पढ़ाया गया, अब आपको इसका रिवीजन कराया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कम समझ में आया है किसी को, तो जो मैंने पूरा यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियो के अलावा जो है आपको आप देखेंगे, तो मैंने टारगेट 100 बैच का भी आपको वीडियो दिया है, उसमें आप चैप्टर नंबर 9 ओपन करेंगे तो यही सारी चीजें मैंने बिल्कुल पॉइंट से समझा रखी हैं। अगर किसी को यहाँ पर कम समझ में आ रहा है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, तो वहां पर जाकर आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं। इस फिगर के बारे में मैंने पूरा फिगर डिटेल में बनाकर वहां सब कुछ समझाया है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई इस त्रिभुज की बात। तो अब यहां से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है? tan अल्फा ज्ञात कर लिया। तो अब आपको tan अल्फा भी मिल गया, tan बीटा भी मिल गया। अब इनके मान आप यहां पर रखेंगे, तो m बराबर, अब यहां पर ध्यान दीजिए tan बीटा, इसका मान है आपका A1 B1 बट्टे में आपका है यहां पर E A1, बट्टे में कितना है? tan अल्फा। अब जब tan अल्फा से आप इसको भाग करेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, क्योंकि बट्टे में भाग करने पर ये क्या होगा? पलट के ऊपर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका O A1 और बट्टे में आ जाएगा आपका A1 B1। ये समझ में आ गया? देखिए इसको जो है आप यहाँ पर बट्टे में क्या लिखेंगे? इसके A1 B1 बट्टे O A1, तो ये संख्या पलट के ऊपर आएगी। अब इसमें होगा क्या? यहाँ पर आपका A1 B1 से ये पॉइंट जो है इतना कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप देख ही सकते हैं, इतना यहाँ पर क्या होगा? कैंसिल। जब ये कैंसिल होगा तो ये आएगा आपका M बराबर O A1 बट्टे यहाँ पर कितना आएगा? E A1। अब ये दूरियां आपको पढ़नी है, ठीक है। अब दूरियों के लिए भी आप किसका यूज करेंगे? फिगर का यूज करेंगे। जितनी भी दूरियां लिखनी है उनका यूज आपको करना है फिगर में। तो फिगर में मैं एक बार आपको दूरियां समझा देता हूं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा सभी दूरियों के बारे में, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये सब मिटा देता हूं। दूरियां देखिए, अब आप देखिए जैसे कि ये आपका अभिदृश्यक लेंस था पहले वाला, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो पहला प्रतिबिंब बना था वो कौन सा बना था? ये। तो इस लेंस से लेकर इस प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी, ठीक है, और कहां पर बना था? फोकस पर बना था, तो ये दूरी जो होगी आपकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बना था। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये तो फोकस दूरी की बात हो गई। अब ये वाला जो था इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नेत्रिका लेंस है तो इसलिए e लगाया गया। ue मिल जाए तो इसका मतलब नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, uo मिल जाए ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से, यहाँ पर इसकी दूरी हो जाएगी अभिदृश्यक की, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो नेत्रिका लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी यानी कि जो वस्तु का कार्य कर रहा था ये दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी आपको पता है, तो वही चीजें ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है? E से लेकर A1, ये तो हुआ आपका E A1, ठीक है। देखिए यहाँ पर FO मत ध्यान दीजिएगा, ये मैंने प्रतिबिंब लिख रखा है A1 B1, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका A1 B1। तो यहाँ पर E से लेके A1 तक की दूरी कितनी है? ये आपका UE, E से लेकर A1 तक की दूरी जो है वो हो जाएगी आपकी UE। इसके अलावा O से लेके A1 तक की दूरी क्या हो जाएगी? O से लेके A1 तक की दूरी हो जाएगी आपकी FO। अब बाकी मैंने एक चिन्ह परिपाटी भी आपको बता रखी है। जितनी भी दूरियां लेंस के दाईं तरफ होती हैं उनको हम लोग धनात्मक लेते हैं, और जो भी बाईं तरफ होती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए FO जो दूरी थी ये लेंस के दाईं तरफ है, इस लेंस के, तो इसका मान तो आपको पॉजिटिव लेना है।
इसका जो मान लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लेंस से इसकी दूरी बात करूं तो ये बाईं तरफ आ रहा था, तो अब इसकी दूरी जो है वो आपको ऋणात्मक लेनी है। हमेशा दूरी का मान जो आपको चिन्ह सहित रखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो आपका मान जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से चित्र से आप यहाँ पर ये दोनों दूरियों के मान जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से जो आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र मिलेगा m बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, OA1 बटे में है EA1, तो OA1 का मान हो जाएगा FO बटे में इसका मान हो जाएगा माइनस UE, इतना। इसको अब मान लीजिए अब समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए इतना तो आपको करना ही रहेगा चाहे जो कंडीशन आपके एग्जाम में आए। अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी पेपर में वो लिखना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में बोला गया है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस फर्स्ट। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, बाकी एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना है, वहां पर जो पूछा जाएगा फिर केवल आपको वही बताना है, सारी चीजें वहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर केस की यदि अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो अब अगर यहां पर अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की कहां पर बने, न्यूनतम दूरी, जिसे आप D से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। तो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे लेंस का सूत्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर अब आपको लेंस का सूत्र या फिर बोल सकते हैं नेत्रिका लेंस का सूत्र यूज करना है। नेत्रिका लेंस के सूत्र से, नेत्रिका लेंस के सूत्र से क्यों, देखिए अभी आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए जो पहला प्रतिबिंब बना था ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो अब जो अंतिम प्रतिबिंब बना है आपका ये वाला, ये किसके द्वारा बना है, नेत्रिका लेंस के द्वारा। इसलिए यहां पर मैंने लिखा है नेत्रिका लेंस के सूत्र से। सूत्र आपको वही लेंस वाला जो बताया गया है, जिसको आप कई बार यूज कर चुके हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन यहां पर अब बात नेत्रिका लेंस की हो रही, तो मान उसके अनुसार रखे जाएंगे। देखिए एक तो v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। अब पहले ही बताया, मान लिया गया कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, D। एक पॉइंट और भी समझ लीजिए, अब यहाँ पर जो है ये नेत्रिका लेंस थी, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो इस लेंस के बाईं तरफ बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी आप किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मैंने बताया था चिन्ह सहित सारे मान रखने हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो आप माइनस में लेंगे। अब वस्तु की दूरी की बात करें u, तो वस्तु भी नेत्रिका लेंस के बाईं तरफ ही रखी गई, ये भी आपने देखा भी, तो उसकी दूरी आपको पता है UE थी, उसका मान भी आपको नेगेटिव ही लेना है। और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी होती है FE से लिखते हैं, E मतलब जहां भी मिल जाए, इसका मतलब आई लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस की बात हो रही, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये सारे मान अपने इस सूत्र में रखिए, तो देखिए ये हो जाएगा 1, इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -D, यहां पर जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1/UE बराबर में हो जाएगा 1/f, की जगह पर ये वाला मान रखेंगे तो FE। अब देखिए यहां पर क्या था, FO बटे UE, ऊपर क्या दिया गया था FO, अब दृश्यक लेंस से फोकस दूरी यहां पर दी गई थी, तो इसमें हम लोग जो है FO से गुणा करेंगे, FO से दोनों ओर गुणा करने पर, तो यहां पर अब जो है आप FO से दोनों ओर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब दोनों ओर गुणा कर देंगे तो ये बनेगा -FO बट्टे में हो जाएगा D, ये हो जाएगा आपका FO बट्टे में हो जाएगा UE बराबर में हो जाएगा आपका FO और बट्टे में आ गया FE। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया। ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तरफ जो है FO से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मान था वो FO बट्टे UE था, उसको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब ध्यान दीजिए,
अब ये आपको सूत्र मिला। अब इसी सूत्र से हम लोग यहाँ पर उसका मान निकालने वाले हैं, यानी कि FO अपान UE का। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसका मान निकालना है। तो ये जो दिया गया है आपका, अगर इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, मतलब इस तरफ, तो ये जो माइनस में है यही चीज किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आप यहां से इसका मान निकाल सकते हैं या नहीं आसानी से। और यहां पर इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है आपका FO तो ऊपर दोनों में दिया गया, तो अब FO तो यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये पूरा कॉमन लेने वाले हैं, यानी कि FO बटे में FE। अब देखिए जब ये पूरा आप कॉमन लेंगे, इसमें से मैंने पूरा कॉमन ले लिया ये वाला पद, तो जब ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका 1 आ जाएगा। अब प्लस में ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने FO कॉमन लिया था क्योंकि ये था, लेकिन FE नहीं था बटे में, तो इस FE का इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा आपका FE बटे D। ये तो आपको पता ही है कॉमन लेना, जो संख्या नहीं होती है कॉमन लेने पर, अगर आपने बटे से कॉमन लिया तो गुणे में चला जाएगा, गुणे से कॉमन लिया है तो वो आपका भाग में आ जाएगा। तो ये आपको किसका मान मिल गया, FO बटे UE का, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया था समीकरण 1 में FO बटे UE। इसकी जगह पर हम लोग मान रखेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अब अगर आप समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा m बराबर, वहां पर था माइनस FO बटे UE, तो इसका मान रख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका FO बटे में हो जाएगा FE 1 प्लस FE बटे D, ये आ गया। तो ये आपको यहाँ पर जो है आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा, किस कंडीशन में, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, उस स्थिति में आपको यहाँ पर जो है ये आवर्धन क्षमता का जो है सूत्र मिल जाएगा। कभी कभी दूरदर्शी की लंबाई भी पूछी जा सकती है, दूरदर्शी की लंबाई, और लंबाई की कंडीशन के अनुसार जो है इसकी लंबाई भी चेंज होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में जो लंबाई होती है वो आपकी होती है FO प्लस UE, ये जो है आपकी दूरदर्शी की लंबाई होती है, इतना आपको याद रखना है। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आएगा तो जितना पहले बताया गया वो फिर आपको ये केस यूज करना है। अगर मान लीजिए वहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना देकर अनंत पर पूछ लिया जाए, तो अब इसकी कंडीशन ध्यान दीजिए कि अगर अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने, चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर लिख लेते हैं सीधे सीधे। कंडीशन नंबर 2, केस सेकेंड, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अब ध्यान दीजिए, अब की बार यहां पर हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखी है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा। आपको पता है कि प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब आपकी वस्तु फोकस पर रखी होती है। तो जो वस्तु की दूरी थी UE, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहां पर होती है, फोकस पर। तो जो वस्तु की दूरी थी जब वो फोकस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु यहां पर कहां पर होगी, फोकस पर, तो उसकी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो अनंत पर बनेगा। तो अब केवल आपको समीकरण नंबर फर्स्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, m बराबर माइनस FO बटे UE, ये आपको समीकरण 1 मैंने बताया था अभी। अब केवल यहां पर जहां पर आपको UE मिला था इस जगह पर FE लिख देना है, बस ये आपका की आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस स्थिति में। और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो अब आप इस स्थिति में भी दूरदर्शी की लंबाई बता सकते हैं। दूरदर्शी की लंबाई केवल वहां पर जो था आपका FO प्लस में क्या था UE, अब यहां पर UE किसके बराबर है, FE के बराबर है, तो इसकी जगह पर आपको ये यूज कर देना है। तो यहां पर आपको इसकी लंबाई भी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा। देखिए यहां पर
इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें थी, मतलब दूरदर्शी किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, खगोलीय दूरदर्शी, इसकी बनावट कैसी होती है वो मैंने आपको बता दिया, इसका किरण आरेख मैंने आपको समझा दिया, आवर्धन क्षमता मैंने दोनों कंडीशंस बता दी, जब स्पष्ट दृष्टि पर होता है तब, अनंत पर होता है तब, यानी कि सारे पॉइंट इससे संबंधित मैंने बता दिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।